तो जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 1 हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर पूरी कर चुके हैं। तो आज हम यूनिट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। कई लोग कह रहे थे, कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो यूनिट 1 तो है जो वो सिर्फ 12th क्लास की ही थी। तो बिल्कुल वो 12th क्लास की थी, लेकिन अब जो यूनिट आ रही है ये पूरी तरीके से बीएससी की यूनिट है। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये 8 to 9 मार्क्स कंटेन करता है, ये जो आज की वीडियो का टॉपिक्स होंगे। तो इसमें आज हम पहले बात करेंगे लैपलेस एंड पॉइसन इक्वेशन के ऊपर। आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लीजिए, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ क्या करूँगा। आपको जैसा कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर बताया था गोज थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म, कि गोज थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है। अगेन पीडीएफ इन द कमेंट। क्लियर। गोज थ्योरम की जो है ये इस तरीके से मैंने बताया था कि इसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म होती है। वहाँ पे मैंने प्रूफ किया था, यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। क्लियर क्लियर। तो इस चीज़ ये क्या होती है, आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। क्लियर ये चीज़, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इस चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे यूज़ करने के लिए। एंड इसके बाद एक चीज़ हमने जो है पार्ट नंबर 4 के अंदर यूनिट 1 के बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि ये चीज़ आ रहा था, बिल्कुल पढ़ा था रिलेशन के अंदर। अगर आपको याद है तो यूनिट 4 देखिए और दोबारा तभी इस वीडियो को देखिए, वरना ये क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम बात क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस यूनिट का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही तो उसकी एप्लीकेशन आएगी। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होनी चाहिए क्या है, उसके बाद ही तो हम एप्लीकेशंस पे बात करेंगे ना। तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 मानिए। क्लियर। वहाँ पे हमने ये भी डिस्कशन किया था कि ये नेगेटिव क्यों आता है, पॉजिटिव क्यों आता है। अब इस इक्वेशन में से ई की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूँगा। क्लियर। इसमें से ई की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो मैं डेल ऑपरेटर इंटू डॉट प्रोडक्ट, डेल ऑपरेटर इंटू वी, नेगेटिव साइन मैंने बाहर यूज़ कर लिया, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर यूज़ कर सकते हो। तो दिस इम्पल्स दैट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव। तो इसी इक्वेशन को जो बोलते हैं दैट इज नोन एज लैपलेस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन। क्लियर। 2 नंबर के मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है लैपलेस इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं। क्लियर। अब आप लोग एक बात कहोगे, सर ये क्या है, ये तो आपने वहां पे डिस्कशन किया था, दिस इज डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर ये भी वीडियो नंबर 1 में आया था, पार्ट नंबर 1 में यूनिट 1 के। क्लियर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर आ गया इसे बोलते हैं लैपलेस ऑपरेटर। स्क्वायर वाले को क्या बोलते हैं, लैपलेस ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर। लैपलेस ऑपरेटर बोलते हैं। अगर इसी चीज को अगर हम देखें, डेल स्क्वायर को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल डेल ऑपरेटर को क्या लिखते थे, करली आई अपॉन करली एक्स प्लस करली जे कैप अपॉन करली वाई प्लस करली के कैप अपॉन करली जेड, ये वैल्यू लिखते थे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे को बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। क्लियर है। स्क्वायर करना होगा। तो इसी स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, करली स्क्वायर एक्स, करली स्क्वायर एक्स नहीं, करली स्क्वायर वी लिखेंगे क्योंकि वी है, करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी इक्वेशन को, लैपलेस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को बोला जाता है लैपलेस इक्वेशन। क्लियर है भाई ये चीज। अगर सर किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि जो ये रो था ये जीरो हो जाए, मान के चलो रीजन है, पॉसिबिलिटी है, लाइफ है, नेचर है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वो जीरो हो गई, तो पूछा भाई अब क्या होगा साइंटिस्टों से, तो उन्होंने बताया कि जो अगर ये चीज जीरो हो गई, रो जीरो हो गई, तो ये पूरी इक्वल टू जीरो आ जाएगी, इक्वल टू जीरो आ गई। इस चीज को बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया भाई, तब ये इक्वेशन बन जाएगी पॉइजन इक्वेशन। मीन्स इसी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, करली स्क्वायर सॉरी करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली जेड स्क्वायर। इसी चीज, ये चीज किसकी इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है। इसी चीज को आप बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन ये अगर आपको 2-2 नंबर में मिलता है तो आप इतना एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर आपको ये 6 नंबर के क्वेश्चन में मिलता है तो आपको इसका प्रूफ भी करना होगा कि ये गोज थ्योरम की जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये कहाँ से आई है। क्लियर है। ये कहाँ से आएगी, ये आपको यूनिट 1 के अंदर, पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी के द्वारा।
क्लियर, आप दोबारा बता नहीं सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई भाई लैपलेस एंड पॉइसन इक्वेशन आप कैसे यूज करेंगे। तो भाई अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज मल्टीपल एक्सपेंशन। 8 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर कट चांस है, 90% चांस है ये टॉपिक आ ही आएगा एग्जाम में। मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, इसको हम प्रूव करेंगे, समझेंगे एक्चुअल में इसका चीज़ क्या है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इससे कंक्लूजन निकालने के लिए हमने सबसे पहले कुछ एडमिशंस करने होंगे। पीडीएफ के अंदर जो है पूरी थ्योरी लिखी हुई है, यहाँ पर सिर्फ आप समझें। हमने मान लिया कि ये कोई भी ओरिजिन के अराउंड है, ये ओरिजिन है ओ, इस ओरिजिन के अराउंड ये कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कोई सरफेस नहीं है, दिस इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से क्या है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं एक पॉइंट पी ले लूँ बाहर की तरफ जो r1 डिस्टेंस पे हो, एक पी पॉइंट ले लूँ इसी सरफेस के अंदर, सॉरी क्यू पॉइंट ले लूँ सरफेस के अंदर जो r2 डिस्टेंस हो, और इस डिस्टेंस को जो बोलते हैं तो ये क्या आएगी, बताओ बताओ बताओ, ये क्या आएगी अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो दिस डिस्टेंस इज r1 माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है क्यू पॉइंट बाहर हो ये पी पॉइंट अंदर हो, तो ये r2 ज़्यादा हो जाएगी r1 से। इस वजह से आप मैग्नीट्यूड के साइन को यूज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अजम्पशन किया है कि ये बाहर है ये अंदर है, तो क्यू भी तो बाहर हो सकता है पी भी तो अंदर हो सकता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड आप यूज करते हैं। क्लियर चीज़ है भाई आपको यहाँ तक। अब हम इसमें कुछ आपको जर्नल अजम्पशंस बता रहे हैं जो आपको यूज करने होंगे। इसकी वॉल्यूम डीवी है, अब इसकी वॉल्यूम को आप डीवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल उसे आप डी फाई से डिनोट करेंगे। आप यहाँ पे डी फाई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मत समझिएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम को डीवी से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर हम डीवी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करेंगे तो आप कैंसिल कर देंगे उसे। इस वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम डी फाई से किसे डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करेंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज r1 माइनस r2, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आगे सोल्व कर सकते हैं। अब हम समझे कि छोटा सा इस सरफेस के ऊपर हमने डी क्यू चार्ज लिया, डी क्यू चार्ज लिया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2। क्लियर, ये आ गया सर। अब ये कहाँ से आया सर, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। हम निकाल रहे भाई पोटेंशियल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर है, चार्ज के कारण। तो चार्ज हमने एक छोटा डी क्यू ले लिया। अब जो चार्ज छोटा डी क्यू लिया था, अब मैं इसको पोटेंशियल को डी फाई से डिनोट कर रहा हूँ, तो फाई जो होगा वो के क्यू बाय आर होगा। बताया गया है भाई पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में, पार्ट नंबर 4 के अंदर ये होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो r1 माइनस r2 है और चार्ज डी क्यू है, और के को मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। क्लियर है भाई ये चीज, ओके जी, अच्छे से समझ रहे हो, ओके। तो अगर हम इसे लें, अब मैं क्या करूँ, डी फाई लूँ, डी फाई को मैं किस तरीके से लिख लूँ, डी क्यू को मैं मान लूँ कि डी क्यू मेरा रो डी वी आ गया। बात सही है गुरुजी, हम लिख सकते हैं रो डी वी आ गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज़ होती है कि चार्ज बाय में वॉल्यूम, चार्ज बाय में वॉल्यूम इज इक्वल टू में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, होती है ये चीज़। तो अगर मैं इसे ये लिख लूँ और ये ऐसे लिख लूँ कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो तीनों डायरेक्शन में, मतलब 3D के अंदर है, मतलब चारों तरफ फैली हुई है। को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन और डेरिवेशन आगे आप जितना जाते जाएंगे उतना ये संगीन होता जाएगा, तो इसको शुरू से आप समझते चले। क्लियर है, नोट्स में भी मैंने स्टेप्स कम यूज किए हैं, तो इस वजह से आप वीडियो से ही इस चीज़ को समझें। ये चीज़ लिख ली। अब इसी चीज़ को क्या करें आप, मैं इंटीग्रेशन यूज करता हूँ, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसका एक सिंगल इंटीग्रेशन यूज होगा, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम के अंदर चेंज है ना, तो यहाँ पे तो अपने क्या यूज करने पड़ेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो फाई आया दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी वी। अब मैंने रो को यहाँ पे बता दिया कि एक्स वाई जेड के अंदर है, तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरत है नहीं। क्लियर, r1 माइनस r2। अब समस्या उठ गई सर कि r1 माइनस r2 की वैल्यू कैसे निकालें। तो r1 माइनस r2 की वैल्यू जो आप निकालेंगे, r1 माइनस r2 की जो वैल्यू निकालेंगे, आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर किया, एज अजम्पशन माना ही मैंने कर रहा हूँ मैं इसे, आप उसके अंदर अभी कोई चेंज ना करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्लियर, तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, अब जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इस तरीके से इसका खोलने का तरीका, आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मोड को तोड़ने का तरीका ये होता है। क्लियर, इतना मैथमेटिक्स आप सब लोग मेरे हिसाब से जानते हैं, मोड को तोड़ने के तरीके है। क्लियर, अगर सर ये तो स्क्वायर है, अगर मैं r1 माइनस r2 की वैल्यू चाहिए अपने को तो चाहिए है, तो सर दोनों साइड क्या कर दीजिए,
रूट कर दीजिए। बिल्कुल सर, ये तो बड़ा अच्छी बात हुई। रूट को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1/2, आधा, ये भी तो रूट ही है। क्लियर, समझ गए। इस वैल्यू को अपना इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब इसे यूज करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया इंटू रो dv। और मैंने उसे जब यूज किया, मैंने उसे ऊपर लिख दिया। अब कई बच्चे तो कहेंगे सर तो पागल है, गलत ऊपर लिख दिया। तो भाई साहब मैं उस चीज को -1/2 तो लिख सकता हूँ। जो नीचे चीज थी उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का साइन यूज कर दिया मैंने उसी चीज में। क्लियर। अब मैं अगर r1 के स्क्वायर को बाहर निकालूं, अब देखिएगा मैं r1 के स्क्वायर को यहां से बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर बाहर आएगा इस पूरे के अंदर से, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, माइनस की पावर आएगी उसके ऊपर, तो उसे मैं बाई में ले आऊंगा। मीन्स मेरा जो फाई आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। एक्चुअली में कर क्या रहे हैं कि एक्सपेंशन निकाल रहे हैं कि चार्ज के कारण डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डाइपोल मोमेंट, मल्टीपोल मोमेंट, इन चीजों के कॉम्बिनेशन को ही मल्टीपोल बोलते हैं। क्लियर। इस चीज को अगर हम आगे समझें तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ रो dv इंटू में 1 प्लस, क्योंकि यहां से तो आ गया r1 में से अगर कॉमन निकालोगे तो इसको ये लिखना पड़ेगा, अगर इसमें से कॉमन निकालोगे तो ये लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप तो अंतर्यामी हो। अंतर्यामी नहीं है, ये चीज अपने को पता है। क्लियर, यूज होगी। अब इसी चीज को हम अगली स्लाइड में यूज करते हैं। आपको ये चीज दिख रही है ना? ओके जी, दिख रही है, कैमरे में दिख रही है। तो इस चीज को अगर देखें तो अगर मैं डी फाइल लूँ, इसको अब हम यूज नहीं करेंगे। अब आपको सिखाते हैं कुछ बाइनोमियल रूल्स। बाइनोमियल क्या कहती है कि आप अगर इस चीज़ को याद ना रख पाएँ तो आप सीधा याद रख लीजिएगा कि होती क्या चीज़ है ये, और इस चीज़ को आप यूज़ कैसे करते हैं। तो आपको अगर याद ना रहे ये बाई चांस, तो आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए। 1/2a प्लस 3/8a² प्लस अप टू इन्फिनिटी। अपने को सिर्फ इतनी ही लेनी है। ए यहाँ पर क्या है, ये जो ए यूज़ किया है ये पूरी वैल्यू जिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क किया मैंने, ये पूरी वैल्यू ए का काम करेगी, और यहाँ पे यूज कर देना। अब एक्चुअल में होती कैसे है, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता आपके दिमाग में कि कन्फ्यूज रहे आप एक तरीके से। तो अगर आपने पढ़ा हो कि बाइनोमियल कैसे खुलती है, तो NC0 1 की पावर n और a की पावर 0। क्लियर। NC2 1 की पावर n और a की पावर, जो यहाँ पर पावर यूज होती है वही यहाँ पर यूज होती है, प्लस NC2 1n a की स्क्वायर। अगर इस चीज़ को आप सोल्व करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी 100%। क्लियर। बस n की जगह आप क्या पुट कर देना, -1/2। क्लियर। यहाँ पे मत पुट करना, इसको पूरे फॉर्मूले को सोल्व करके, बाइनोमियल के इतने फॉर्मूले को सोल्व करके उसके अंदर -1/2 रखोगे तो यही वैल्यू आएगी 100%। आई विल गारंटीड इट। क्लियर। इतना मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसे बता दूं, अब मैं उस तरीके से वहाँ भी यूज़ करूँगा इस चीज़ को, डायरेक्ट आप लोग समझ जाइएगा। मैं ऊपर वाला जो पेज है उसे थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि वीडियो के अंदर नहीं आ रहा वो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट r1 रो dv और 1 प्लस r1 स्क्वायर -2r2/r1 कोस थीटा और इसकी 1/2। क्लियर। अब ये पूरा ए का काम करेगा, ये 1 का, तो आप इसमें रूल लगाते हैं। अब वो रूल जो लगेगा ना उसे आप थोड़ा बाहर लेके जाएं, इसमें यूज मत करो उसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसे एक इक्वेशन मान लो 2, और इस चीज़ को पूरे को बाहर उठा लो, r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर -2r2r1 कोस थीटा। क्लियर है। यहाँ पे हमने इस चीज़ को अलग से सोल्व करना चाहा। अब अलग से सोल्व करेंगे तो 1 आएगा पहले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस आइडेंटिटी के हिसाब से। अगली क्या आएगी, -1/2 ए क्या था, r1 स्क्वायर 2r2 स्क्वायर बाय r1 कोस थीटा, ये था। अब इसके बाद क्या था, 3/8 और इस चीज़ का ही स्क्वायर, मतलब r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर -2r2r1 कोस थीटा का स्क्वायर अप टू हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि जो r1 r2 है आपका, सॉरी, जो r1 है आपका वो बहुत बड़ा है r2 से। क्लियर। जो आपका जो r2 है वो बहुत छोटा है r1 से, या फिर r1 जो है बहुत बड़ा है r2 से। तो जैसे जैसे न्यूमरेटर में पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, नेग्लिजिबल वैल्यू होती जाएगी। तो इसी चीज़ को अब हम आगे यूज करें तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर। बहुत यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन, तो आराम से समझे इस चीज़ को, कोई जल्दबाजी न करें। वीडियो को भी नॉर्मल मोड पे ही रहने दें क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे ही तेज़ है।
क्लियर। इस चीज़ को ऐसे लिख लिया हमने, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो तुम्हें एक बात तो पता चलेगी कि इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ R1 की 4 आएगी पावर, तो उसे तो यूज़ करना नहीं है, कैसे भी यूज़ नहीं करना है। क्लियर, उसे तो यूज़ करना नहीं है। तो आगे यूज़ क्या करें सर, आगे यूज़ क्या करें सर। और अगर ये पावर 4 आएगी, यहाँ पर अगर हम देखें कि पावर जो है वो 4 आ रही है जनरल अजम्पशन के हिसाब से, तो अब यूज़ क्या करें। तो बस सिर्फ एक टर्म को ही यहाँ से उठाएंगे, उसी टर्म को यूज़ कर लेंगे। सर वो टर्म क्या है, तो वो टर्म जो है वो ये टर्म है। अगर आप इस पूरे टर्म को देखें तो इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं। क्लियर, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर करता हूँ तो वो होता क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। क्लियर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो बाय में R1 की पावर 4 आएगी। अगर मैं 2ab करूँ तो बाय में R1 की 3 पावर आएगी, मतलब ज़्यादा पावर आ रही है, मतलब दिक्कत होगी। अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ तो मैं ये चीज़ लिख देता हूँ R1 कोस थीटा का स्क्वायर अप टू हाईएस्ट पावर। क्लियर, वो टर्म में मैंने क्यों यूज नहीं की, क्योंकि वो नेग्लिजिबल टर्म है, उनको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया ताकि आपको भी दिक्कत ना हो समझने के अंदर। 1 माइनस हाफ R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 R1 कोस थीटा प्लस 3/8। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, मीन्स 3/2 हो गया। एक तरीके से R1 का सॉरी ये R2 ऊपर R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज़। अब इस चीज़ को और इस चीज़ को देखो, थोड़ा ध्यान से देखिए किस चीज़ में से क्या कॉमन आ सकता है। तो इस चीज़ में से और इस चीज़ में से कुछ कॉमन आ रहा है, पता चल रहा है ना, कुछ कॉमन आ रहा है। तो इस चीज़ में से सॉरी इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरे को पता चला कि मैं हाफ R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, 3 कोस थीटा माइनस 1 आ जाएगा प्लस R2 बाय R1 कोस थीटा। इस तरीके से अपने को लिखना है। क्लियर है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है ना आपको दूसरे नंबर पे लिख के आने, जो मैंने यहाँ गलती कर दी, ये दूसरे पे आएगी, ये तीसरे पे जाएगी। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इस वजह से होता है दोस्त कि अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझोगे ना तो ये क्वेश्चन को दिक्कत देगा आगे। और यहाँ पे भी हमने एक साइन में गड़बड़ कर दी। अगर इसमें से इसे कॉमन लेगा तो ये माइनस साइन तो अंदर ही चला गया, तो यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा। इसे थोड़ा समझो भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे आके ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है थोड़ा। यहाँ से हमने इसे लिया, क्लियर, यहाँ तक आ गया, इसका स्क्वायर खोला। अब इस चीज़ में और इस चीज़ में से कुछ कॉमन लेना है, तो इस टर्म को आप इधर ले आओ, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके यह टर्म आ जाएगी। इसे आप तीसरे नंबर की टर्म बनाओ, इसे दूसरे नंबर की, इसे पहले नंबर की, एक को पहले नंबर की। क्लियर, क्योंकि एज इट इज इस चीज़ को आप इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करेंगे। अभी देखिएगा, अभी यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। कि अगर मैं फाई को लिखूँ 1/4 पाई एप्साइल R1 और इनटू में मैं लिख दूँ रो dv और इस पूरे की वैल्यू लिख दूँ, पूरे की वैल्यू लिख दूँ R2 बाय R1 कोस थीटा। क्योंकि आप क्या लेंगे, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले एक है, एक भी नहीं आ रही, फिर ए आर की 2 1 है, फिर 2 है, तो इस तरीके से आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। R1 का स्क्वायर है कोस थीटा और अंडर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके भाई, ये चीज़ आपको समझ आ गई। यहाँ तक कैसे खेला हमने इस क्वेश्चन के साथ, कैसे इस क्वेश्चन को रुलाया है। अब क्या करो, इसको जो है अलग अलग सेपरेट कर लो, हर बंदे के ऊपर इंटीग्रेशन को अलग अलग सेपरेट कर लो। तो फाई को आप कैसे करेंगे, 1/4 पाई एप्साइल R1 रो, एक के साथ dv की मल्टीप्लाई एक आएगा, अंदर दोबारा से 1/पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा अगले वाले के साथ। क्यों हो जाएगा बताओ, क्यों, क्योंकि एक R1 इसके साथ भी, एक R1 इसके साथ भी, इससे अगले वाली टर्म में जो है R1 का क्यूब हो जाएगा, R1 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। रो dv और अंदर क्या आएगा, R2 का स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। ये चीज़ आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो रही है क्या है क्या नहीं है। अब जो ये टर्म आई, ये टर्म आई, इनको एक अलग टर्म के रूप में इंट्रोड्यूस करो।
क्योंकि यहीं पे आपका क्वेश्चन का एंडिंग हो रही है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब लग रहा होगा आपको कि 12th से कुछ एडवांस में आए हैं। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं K1। इसमें मैं एक टर्म यूज़ करूँगा K1, यहाँ पे एक K2 टर्म यूज़ करूँगा, यहाँ पे एक K3 टर्म यूज़ करूँगा। लाइक दिस मैं लिखूँगा K1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस K2 4 पाई एप्सिलॉन R1 स्क्वायर प्लस K3 4 पाई एप्सिलॉन R1 का क्यूब। तो यहाँ पर जो K1 है वो K1 क्या है, वो K1 ये वैल्यू है, ये वैल्यू। यहाँ पे जो K2 वो क्या है, ये वैल्यू है। यहाँ पे जो K3 वो क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। इनको मैं नोट्स में अच्छे से लिख रखा है। यहाँ पे भी एक बार थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ वरना वीडियो लंबी चली जाएगी। ये क्या है, K1 K2 की वैल्यू है। अब जो ये टर्म आई इसी को नाम दे दिया गया मोनोपोल। तो इसी टर्म को जो नाम दिया गया वो दिया गया मोनोपोल, और जो इस टर्म को नाम दिया गया वो दिया गया डाइपोल। डाइपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट, और इसको दिया गया क्वाड्रपोल मोमेंट। क्लियर? नाम दिए गए, इसे मोनोपोल, इसे डाइपोल, इसे क्वाड्रपोल। और इन तीनों के ही सम को क्या बोला जाता है, मल्टीपोल। पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑन ओरिजिन। क्लियर है? तो थोड़ा इसकी रिवीजन लीजिए जस्ट फास्टली। वीडियो तो लंबी हो रही है, फिर क्या करें, देखिएगा। इस तरीके से हमने इसे ये लिखा, इसे ये लिखा, इसे ये लिखा, इसके बाद ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। यहाँ पे हमने जर्नल मैथ यूज़ किया, यहाँ पे मतलब मैथमेटिकल है ये डेरिवेशन। फिजिक्स का तो कुछ यूज़ ही नहीं है, सारा ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्कता रखनी पड़ेगी। यहाँ पे इस टर्म को यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी आपको कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं। इसके बाद तो जस्ट उसमें रखनी है और इनको अलग अलग सेपरेट करना है और ये चीज़ आ जाएगी। इस तरीके से भाई यूनिट 1 का जो है हमने यूनिट 2 का जो है पार्ट नंबर 1 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ भाई थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अगेन, जय हिंद।